नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज चर्चा जनगणना 2027 की। जी हां, जनगणना एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो न केवल देश की जनसंख्या का सही आकलन करती है, बल्कि विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण और नीतियों की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाती है। बदलते भारत के इस दौर में ये जनगणना हमें समाज के हर वर्ग की वास्तविक तस्वीर दिखाने का माध्यम बनेगी। इससे जुड़ी हर खास जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जनगणना निदेशक श्री कार्तिकेय गोयल जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कब से की जानी है? हमारे देश की जनगणना हमारी सबसे व्यापक प्रशासनिक एक्सरसाइज में से एक है। संभवतः ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक एक्सरसाइज है और इतने बड़े एक्सरसाइज को करने के लिए इसे 2 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण को मकान सूचीकरण कहते हैं और दूसरे चरण में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। हम मध्य प्रदेश में प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण को 1 मई से 30 मई के बीच करने जा रहे हैं। और इस बार चूंकि डिजिटल जनगणना का पहली बार हो रहा है भारत में कि हम डिजिटल जनगणना करने जा रहे हैं, तो इसलिए एक विशेष सुविधा सभी नागरिकों के लिए है कि वह घर बैठे अपनी स्वगणना कर पाएंगे। यह स्वगणना का प्रावधान जो निर्धारित मई की महीना था 30 दिन, उससे 15 दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे स्वगणना अपना कर पाएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में जनगणना का काम स्वगणना के रूप में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच और घर घर उसके बाद हमारे प्रगणक जाएंगे, वो 1 मई से 30 मई के बीच होगा। इस प्रकार इन 45 दिनों में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण माना जाएगा। द्वितीय चरण का काम फरवरी 2027 अगले साल होगा और फरवरी 2027 में ये जो द्वितीय चरण है उसके लिए हम पुनः आप लोगों के पास उसकी विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। सर, जनगणना 2027 के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट्स क्या हैं? केंद्र सरकार द्वारा इस बार के लिए जो शुभंकर रिलीज किए गए हैं, एक सभी महिलाओं के प्रतीक स्वरूप प्रगति नाम का शुभंकर है और उसका पुरुष वर्जन है, उसका नाम है विकास। प्रगति और विकास दोनों के संतुलित रूप से या दोनों के ही पहचान से हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस उद्देश्य से इस बार की जनगणना 2027 के यह 2 शुभंकर प्रगति एवं विकास का अनावरण किया गया है। सर, जनगणना 2027 के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या की गणना के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या है? जनगणना को हम लोग ऐसे समझें कि जनगणना एक सेल्फी है, हमारे देश की सेल्फी है। हम सेल्फी लेते हैं अपनी, तो जब आपने बटन दबाया तो उस क्षण में आप कैसे दिखते हैं यह आपको सेल्फी दिखाता है। इसी प्रकार भारत की जनगणना एक किसी निर्धारित समय पर भारत में कितने लोग निवासरत हैं उस बात का सेल्फी मान लीजिए। इसको आधिकारिक भाषा में संदर्भ तिथि कहते हैं। अब बात यह आती है कि हमारी जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है। अगर हम कहेंगे भविष्य में कि भारत में इतने नागरिक हैं, तो किस समय और किस तिथि में उतने नागरिक हैं? तिथि है 1 मार्च 2027, लेकिन इसकी मिडनाइट यानी कि 00 आवर्स, तो 28 फरवरी की आधी रात्रि, मध्य रात्रि, जैसे 28 फरवरी का पूरा दिन बीत जाएगा और 28 फरवरी की रात आएगी और जैसे ही 11:59 रात्रि के बाद जैसे ही 12 बजेंगे और 1 मार्च 2027 लग गई, उस समय अवधि की स्थिति में भारत के यह जनगणना के आंकड़े स्थिर माने जाएंगे। यानी कि संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 का मध्य रात्रि 12 बजे माना जाएगा। तो हमारी भारत की जनगणना 2027 की सेल्फी का तिथि और समय 1 मार्च 2027 का मिडनाइट है। मैम सर, बहुत अच्छी जानकारी। और अगला सवाल जो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये है कि जनगणना 2027 में
सबसे बड़ी तकनीकी पहल कौन सी शुरू की जा रही है? जनगणना को हर 10 साल में किया जाना होता है। यह जनगणना हमारी जनगणना जैसे 1951 से लेकर निरंतर होती रही है, तो 2001 और 2011 में भी हुई, परंतु 2021 में जब इसको करना था उस समय कोविड की महामारी के चलते यह जनगणना विशेष उन कोविड महामारी के कारणों से नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में आज 16 साल बाद 2011 के 16 साल बाद यह जनगणना जो कराई जा रही है, चूंकि ये 16 साल बाद हो रही है जनगणना और आज के आधुनिक युग में भारत की तकनीकी प्रगति भी काफी हो चुकी है, तो उसी के सांकेतिक रूप में आप मान के चलिए कि भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना है, जहां पहले जनगणना को हम कागज में इंदराज करके फॉर्म आपके घर आकर हम कागज में लेते थे, इसको इस बार डिजिटल माध्यम से पूर्णतः 100% कलेक्ट किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी इसकी तकनीकी उन्नयन एक मान लीजिए हमारी जनगणना का, कि भारत की जनगणना यह 2027 की भारतीय जनगणना 100% डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें काफी सारे पेपर और विलंब का जो कारण बनता था आंकड़े इकट्ठा करने में, उन्हें संकलित कर एकत्रित करने में, वो बच जाएगा। दूसरा विशेष है, चूंकि ये तकनीकी बढ़ोतरियां हुई हैं, इसीलिए पहली बार स्वगणना यानी आम नागरिक स्वयं से भी अपने आंकड़े भर सकता है। यह एक विकल्प के रूप में है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वगणना न कर पाए उसमें चिंता करने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रगणक आपके घर आकर आपकी जानकारी पृथक से लेगा। लेकिन यह विशेष सुविधा दी गई है स्वगणना की भी। तो इस बार की जनगणना में पूर्णतः 100% डिजिटल जनगणना और आम नागरिक को स्वगणना का एक अतिरिक्त विकल्प, ये दोनों हमारी इस बार की जनगणना की विशेष खूबियां हैं। सर, ये स्वगणना का कार्य मध्य प्रदेश राज्य में कब से कब तक किया जा सकता है? मध्य प्रदेश राज्य में स्वगणना का काम 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में खोला जाएगा। यानी कि आम नागरिक के नाते हम मध्य प्रदेश में बैठकर इस पोर्टल को, इस वेबसाइट को हम 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जब चाहें खोल के अपने जानकारी भरकर सुरक्षित करके उसे सबमिट कर सकते हैं। स्वगणना का काम पोर्टल में जाकर ही होगा, इसमें कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो वेबसाइट है se.census.gov.in, उस पर हम जाएं और उसमें हम अपने बेसिक नाम भर के मोबाइल नंबर भरना होता है। उस मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी आएगा उसे हम उस पोर्टल पे पुनः भर के हमें 33 प्रश्नों का फॉर्म दिखेगा। वही फॉर्म जो कि एक प्रगणक आपके घर बाद में लाएगा, यह फॉर्म को आप ऑनलाइन भर देंगे। आपको अपनी पूरी निष्ठा और आपके पास जो सर्वोत्तम जानकारी है उसके अनुरूप आप उस जानकारी को भरिएगा। आप सारे 33 क्वेश्चन को जब भरेंगे तभी सबमिट का बटन आएगा। आप एक बार सबमिट दबा देंगे तो उसको आप पुनः उस पोर्टल से एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने सबमिट बटन दबाया, एक यूनिक आईडी जिसे एसई आईडी कहा जाता है वो क्रिएट होगा। वो एक एसएमएस के रूप में आपको मोबाइल पे आएगा और आपके ईमेल पे भी चला जाएगा अगर आपने ईमेल भरा है। जब आपके पास प्रगणक 1 मई से 30 मई के बीच आपके घर आएगा तो वो पहले आपसे पूछेगा कि आपने स्वगणना करी है। अगर आप कहते हैं नहीं तो वो आपकी गणना करेगा स्वयं, और अगर आप कहते हैं हाँ मैंने स्वगणना करी थी तो वो आपसे एसईआईडी पूछेगा। आप जो एसईआईडी उसे देंगे अपने फोन को देखकर, उसको वो अपने फोन पे भरेगा और आपका भरा हुआ जानकारी सामने आ पाएगा। वो उसे पढ़ के आपको बता देगा। यदि आप सहमत हैं कि आपने जो जानकारी भरी है वही वहां पे दिख रही है तो वह उसे सुरक्षित करके बटन दबा देगा और आपकी स्वगणना पूर्ण मानी जाएगी। यदि आपने स्वगणना में सबमिट करते समय कोई त्रुटि कर दी है उसको आप प्रगणक आने पर सुधरवा भी सकते हैं। सर, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा प्रथम चरण के लिए आधिकारिक तौर पर कुल कितने प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं? यह सवाल देखने में सरल है और लगता है इसकी क्या महत्ता है। मैं स्पष्ट कर दूं, सबसे पहले इसका उत्तर तो है कि 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया गया है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जनगणना इतनी सीरियस चीज है कि इस जनगणना का मतलब मैं आपके पास आकर कोई भी सवाल कर दूं ऐसा नहीं है हक। जनगणना में बड़ी सोच समझकर एक विषय विशेषज्ञों द्वारा एक एक क्वेश्चन चुन के बनाया जाता है जिससे कि भारत की आर्थिक एवं सामाजिक
प्रगति किस तरह होनी है उस पे प्लानिंग की जा सके। इसीलिए ये 33 क्वेश्चन जो चुने गए हैं, हमारे प्रगणक आपसे केवल यह 33 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे कोई जानकारी इकट्ठा या एकत्रित नहीं कर सकते। तो नागरिक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि यह 33 क्वेश्चन जो अधिसूचित हुए, यानी जिनकी जानकारी आम और सार्वजनिक की गई है, केवल ये 33 क्वेश्चन आपसे सेंसस के पहले चरण में पूछे जा सकते हैं। इससे अधिक क्वेश्चन हम आपसे नहीं कर सकते और इससे कम क्वेश्चन हम आपसे नहीं कर सकते। तो इसका उद्देश्य यह है इस अधिसूचना का कि भारत के लोगों को जानकारी रहे कि कौन से प्रश्न इस बार प्रथम चरण के सेंसस में उनसे पूछे जाएंगे। सर, इस बार जनगणना 2027 में परिवार की संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी ली जा रही है। आम लोगों के मन में इसे लेकर थोड़ी सी चिंता है। सरकार को ये डेटा क्यों चाहिए और इससे आम नागरिक को क्या लाभ मिल सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं का ये कि अगर मन में तनिक भी शंका आती है उसे हटाना चाहता हूं। सबसे पहले समझिए कि हम परिवार की संपत्ति से जो जुड़ी जानकारी ले रहे हैं, ये हम पहली बार नहीं ले रहे हैं। ये प्रत्येक सेंसस में अभी तक 16 सेंसस हुए हैं और आजादी के बाद ये 8वां सेंसस है। प्रत्येक सेंसस में परिवार की संपत्तियों की जानकारी ली गई है। मैंने क्या कहा? सेंसस का मतलब हमारी देश की सेल्फी है। हम कितने मोटे, कितने पतले, हमारा कौन सा हाथ लंबा, कौन सा छोटा, जिसके आधार पे छोटे हुए पड़े हुए हाथ को मैं ज्यादा खुराक दूं जिससे कि वो बेहतर हो सके। यह प्लानिंग की जाती है अगले 10 सालों के लिए। परिवार की संपत्ति में हम जो वर्तमान में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम ये ले रहे हैं कि आपके परिवार में रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन है या नहीं, स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या मोपेड है, कार है या जीप है या वैन है। इस तरह की आपके किसी परिवार में जो विषय वस्तु, कौन सी वस्तुओं का हम उपयोग अपने पारिवारिक जीवन में कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। इन प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य परिवार के जीवन स्तर का सांख्यिकीय डेटा ही जुटाना है। किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत जानकारी जुटाना बिल्कुल हमारा या सेंसस का उद्देश्य है ही नहीं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, सांख्यिकीय डेटा लिया जा रहा है, व्यक्तिगत जानकारी इसका उपयोग ही नहीं करते हैं हम। जनगणना में जो भी व्यक्तिगत जानकारी हम एकत्रित करते हैं वो कानूनन रूप से पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। इसके विधिक प्रावधान है, इसके तकनीकी भी प्रावधान है जो मैं आगे समझाऊंगा। तो कभी भी ये मत समझिए कि यह प्रश्न कोई नए हैं। यह पूर्व की जनगणनाओं में भी इसी प्रकार की जानकारी एकत्रित की गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, पहले मान लीजिए 1950 या 60 के दशकों में खाली रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाता था। अब जो है, क्योंकि इंटरनेट आ गया है, तो हम ये पूछते हैं कि भाई कितने मकान या कितने परिवार भारत देश में इंटरनेट का सेवन कर रहे हैं। हो सकता है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का ये बुलेटिन, हो सकता है लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, हो सकता है कोई आपके डिजिटल वर्जन का MP3 डाउनलोड करके सुन रहे हैं। तो हमारा देश में परिवार किस तरह से विशेष संसाधनों की खपत कर रहा है, उसका विश्लेषण देश के आर्थिक प्रगति के लिए आगे काम आता है। इसलिए जानकारी ली जा रही है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, व्यक्तिगत ली गई जानकारी किसी भी तरह से उपयोग या दुरुपयोग नहीं की जाती है। जनगणना का काम सांख्यिकीय डेटा लेना है, व्यक्तिगत जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। सर, सबको ये चिंता हो रही है कि जनगणना में एकत्रित की जाने वाली जो जानकारी है उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं होगा, और इसकी डिजिटल सुरक्षा कैसे की जाएगी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, लेकिन मैं इसके 2 पहलू में इसका उत्तर देना चाहता हूं। पहला विधिक है और दूसरा तकनीकी। विधिक रूप से आपकी और मेरी, हम सब की जानकारी की गोपनीयता कानूनन रूप से प्रावधानित है। सेंसस अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधानित है कि जनगणना के अभिलेख निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, किसी भी न्यायालय द्वारा भी वो नहीं मांगे जा सकते, किसी भी RTI के माध्यम से भी वो उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। यानी कि अगर राम सिंह नाम के व्यक्ति के परिवार की जानकारी अगर हमने ली है, तो राम सिंह नाम के व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा होने के बाद वो किसी से किसी भी दशा में विधिक रूप से साझा की ही नहीं जा सकती है। पहली बात। जी।
तो फिर आप कहेंगे कि राम सिंह की जानकारी क्यों ली? हमने इसलिए ली क्योंकि राम सिंह भारत में रहने वाला एक व्यक्ति है, और ऐसे आप गुणा कर दीजिए करीब 150 या 200 करोड़ राम सिंह से। हमें उनकी जानकारी लेकर यह जानना है कि भारत कितनी स्कूटर चला रहा है, कितनी बाइसाइकिल चला रहा है और कितनी 4 पहिया वाहन चला रहा है, जिसके आधार पे आने वाले 10 साल में हमें किस तरह से हो सकता है स्टील यानी कि जो लोहा है उसका आयात निर्यात किस तरह से प्लानिंग करनी है, हमारे को ईंधन कितना लगेगा, पेट्रोल में कितना जाएगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने किचन में लकड़ी का उपयोग करते हैं या गैस का, उसका ये उद्देश्य है जानने का कि भाई हमें आने वाले समय में अगले 10 सालों में कितने और गैस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये पूरी की पूरी चीज हमें राम सिंह के यहां पे फ्रिज है या टीवी है उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि राम सिंह के तहसील में या राम सिंह के जिले में या राम सिंह के राज्य में या उस क्षेत्र में कौन सा प्रांत ज्यादा टीवी खपत कर रहा है, कौन सा प्रांत कम इंटरनेट देख रहा है, यह हमें कई सारी प्लानिंग की चीजें बताती है। तो इसीलिए पहला चीज है विधिक प्रावधान में हम जानकारी साझा नहीं कर सकते। और दूसरी रही तकनीकी, चूंकि यह पूर्णतः डिजिटल है तो सबका ये चिंता रहती है कि साहब हमारी जानकारी डिजिटल रूप से ले तो रहे हो लेकिन हैकिंग वैकिंग हो जाए तो क्या होगा। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिए इसमें 3 भारत तकनीकी रूप से डिजिटल रूप से काफी आगे बढ़ चुका है। हम और आप आधार और यूपीआई इन दोनों का उपयोग करते हैं। इन दोनों के पीछे एक सॉफ्टवेयर एंड डेटा का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप है जिसमें भारत और भारत की सरकार को काफी सारी डेटा सिक्योरिटी की जानकारी और ज्ञान हो चुका है। सेंसस का जो हम डेटा इकट्ठा करने वाले हैं इसकी सिक्योरिटी 3 स्तर पर है। सबसे पहले तो जो मोबाइल फोन पे आप डेटा देने वाले हो, हमारे मोबाइल फोन पे प्रगणक आकर आपका डेटा लेने वाला है, तो जो ऐप जिस माध्यम से वो लेने वाला है मोबाइल फोन पे सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी लेयर बनी हुई है मोबाइल फोन पे डेटा एकत्रित करते समय। दूसरा, जब आपका डेटा पुश होगा उस मोबाइल फोन से हमारे सेंट्रल सर्वर पे, तो एक कम्युनिकेशन जो चैनल है उसमें जो उचित सिक्योरिटी लेयर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली यह डेटा इंक्रिप्शन लेयर्स में जा रहा है। और तीसरी चीज, डेटा फाइनली जाके कहां बैठ रहा है, ये कोई जो सर्वर में बैठ रहा है वो सर्वर हमारे देश के जो सर्वोच्च सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे सीडैक हो गया, सर्ट हो गया, इनकी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सर्टिफिकेशन से गुजर चुका है। तो मेरा और आपकी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि विधिक रूप से और तकनीकी रूप से दोनों सुरक्षा इनमें प्रावधानित है। आपको मेरे को यह ध्यान देना चाहिए कि प्रगणक जब आए उसको हम सही जानकारी अपने और उनके सुविधा अनुसार दे दें। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जनगणना पर, और अंत में कोई विशेष संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं। मैं बस आपके सभी सम्मानित श्रोतागणों को यही कहना चाहूंगा कि जनगणना हमारे देश के विकास का एक अभिन्न भाग है। यह हमारे देश की सबसे मूलभूत जानकारी में से एक मानी जाती है। जनगणना 2027 के लिए जब भी प्रगणक आपके घर आएं, निश्चिंत होकर, निडर होकर आप उन्हें जानकारी दें और हमारी देश की आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रगति में एक अहम भाग बनने का कष्ट करें। सर, जनगणना 2027 पर ये विशेष जानकारी आपने जो हमारे श्रोताओं के साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।